Welcome students. This video lecture is a part of Florissant Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 4 Chemical Kinetic Part 4. Okay, you can see here in our previous lecture we discussed about zero order type of reaction. Today we discuss first order reactions. Okay. Zero order का डेफिनेशन डिस्कस किया था, अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आप किसे बोलेंगे? दैट रिएक्शन proceeds at the rate that depends only one reactant concentration, जो किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ऐसी रिएक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। किसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, उसे आप जीरो ऑर्डर बोलते हैं। किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे उसे आप फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, रिएक्टेंट दो हैं तो एक किसी एक पर डिपेंड करेगा, और एक ही रिएक्टेंट है जैसे कि डीकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शंस, जहाँ रिएक्टेंट एक ही होता है तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में फॉल होगी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ नहीं मेंशन की हुई है कि ऑल द रेडियो एक्टिव टाइप ऑफ डीके, जितने भी रेडियो एक्टिव टाइप की रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का जो है डीके होता है, वो सारी that all the radioactive decay reactions are categorized into first order type of reaction. एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा just say radioactive decay, तो वहां फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपकी होगी। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट। बात करते हैं मैथमेटिकल पोर्शन की। जनरली यहाँ से फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, इट मे बी ऑफ 2 मार्क्स स्मॉल न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सेम तरीका है जिससे अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने फाइंड आउट की थी। इन दैट केस सिमिलर वे इज यूज्ड। सो फर्स्ट वी राइट द रेट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर 1। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये रेट लॉ है, रेट बराबर के आर की पावर 1। एक का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो होता तो जीरो ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर होता तो सेकंड। अब करना क्या है, रेट को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। द नेगेटिव साइन implies that reactant concentration is gradually decreases during proceeding of the reaction। अच्छा, के और किसी की पावर 1 होना वो वही होता है के आर। करना क्या है, इस नेगेटिव साइन को आपको उधर ट्रांसफर करना है along with the dt, एंड आर को आपको एक तरफ लेके आना है। आर एक तरफ लेके जाए, बाकी सबको एक तरफ। So the expression become dr upon r is equal to minus k dt. Now we take help of mathematics because we have to do integration by integrating both sides। जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं तो आपको ये ध्यान रहे कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो हमेशा इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल के आ जाएगा, और साथ में आपको एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और मिल जाएगा। अच्छा, एक ये इंटीग्रेशन में यहाँ एंटाइटी लगी हुई है कि अगर अपन 1 अपॉन आर का डी आर के रेस्पेक्टिव में क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ये उसी के तरीके से है जैसे 1 बाई एक्स का dx के टर्म में आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको जो है ln r जो है निकल के बाहर आएगा। ln का मतलब होता है log बेस e। so dr इंटीग्रेशन dr upon r become ln r, ओके, एंड माइनस के कम्स आउट बिकॉज ऑफ इट्स अ कांस्टेंट, dt का हो जाएगा t, ओके, और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि c का वैल्यू आपको निकालना है। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं निकालोगे तो एक्सप्रेशन आपका कंप्लीटली सोल्व नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो आप जो है इनिशियल चलते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब आपका टाइम 0 था, यू जस्ट पुट रिएक्टेंट्स इन द कंटेनर। उस टाइम पर आपने जस्ट रिएक्शन को कहाँ रखा था, रिएक्टेंट्स को आपने कंटेनर में रखा था, कोई प्रोडक्ट नहीं बना। ऐसे टाइम पर जितनी भी आपकी आर है, जो आर का मतलब होता है बचा हुआ रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ, पूरा का पूरा
यानी कि आर नोट इनिशियल बचा होगा। तो जब टाइम आप क्या कंसिडर करते हैं 0 सेकेंड, एट दैट टाइम माइनस के टी बिकम 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और आर को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर नोट से। तो सी का वैल्यू निकल के आता है एल एन आर नोट, इसी से निकलेगा बेटा सी का वैल्यू, है ना। तो टी की जगह आप 0 रखिए और आर की जगह आर नोट रखिए, तो आपका वैल्यू जो क्या निकल के आता है सी का एल एन आर नोट। तो वही एल एन आर नोट मैंने यहाँ पुट कर दिया है। देखिए करना क्या है, के टी को एक तरफ लेके जाइए, बाकी आर आर को एक तरफ। तो के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। अब यहाँ एक एंटाइटी वो लग रही है log की, क्या कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन log b। तो एंटाइटी लगाने के बाद हो जाएगा के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोट अपॉन आर। अच्छा एल एन को अगर आपको हटाना है और log लगाना है एट दैट टाइम, अच्छा एल एन का मतलब होता है log बेस ई और log का मतलब होता है log बेस 10। ये मैं क्लास 11th में भी डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर 7 के अंदर, इक्विलिब्रिया के अंदर, थर्मोडायनेमिक के अंदर इवन। तो ln को जब log में कन्वर्ट किया जाता है, then we have to multiply the whole equation with the factor 2.303. So the expression become kt is equal to 2.303 log r naught upon r, and this is the expression that comes into examination again and again in a form of question, that kt is equal to 2.303 log r naught upon r। ये जो डब्बा यहाँ सर्कल किया हुआ है, जो बनाया हुआ है स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है, आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स आती है, तो ये जो बनाया हुआ रेक्टेंगल इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन भी आता है एग्जाम में सोल्व करने के लिए 2 मार्क्स में। तो ये इस तरीके से आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। मैंने बोला था 6 फॉर्मूलाज आर देयर इन दिस चैप्टर, तो उसमें से 3 फॉर्मूलाज आपके कंप्लीट हो गए। ओके, सो द फाइनल एक्सप्रेशन वी गॉट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट इज kt इज इक्वल टू 2.303 log r नॉट बाई r। अच्छा याद रखने का एक और तरीका है, ग्राफ में कभी, ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ की नहीं, ग्राफ में कभी किसी एक्स और वाई एक्सिस पर अगर log लिखा हुआ है तो 100% वो ग्राफ जो है किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही ऑर्डर है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, और एक और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, अगर कोई ग्राफ आ जाता है और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है और log लिखा हो किसी आइदर एक्सिस पर, तो आप उसे फर्स्ट ऑर्डर को टिक करेंगे। द नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशंस को रीअरेंज करके बना सकते हैं, बोथ फॉलो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और ग्राफ का प्लॉट अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आपने एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लिए हुए हैं। अगर आप एक्स एक्सिस पे एल एन आर लेते हैं, वाई एक्सिस पर और एक्स पर लेते हैं टाइम, एट दैट टाइम ग्राफ आपके ये होंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। जब भी आप हाफ लाइफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ मैंने पहले भी समझाया था आपको, हाफ लाइफ का मतलब ये है कि इनिशियल रिएक्टेंट, जैसे मेरे पास मान लीजिए 100 kg आपके पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है और उससे आपने प्रोडक्ट बना लिया, कितना कितना बनाया ये नहीं, आपका वो रिएक्टेंट खर्च होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, और वो रिएक्टेंट जब आधा खर्च हो जाए, दैट मीन्स 100 kg आपने लिया था वो 50 kg रह गया, तो उसमें लगा समय, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाए, उसमें लगा समय कहलाता है हाफ लाइफ। ओके, तो हाफ लाइफ की कंडीशन क्या है कि टी बिकम टी हाफ एंड आर बिकम आर नॉट बाई टू, यानी कि आर जो है आपका बचा हुआ कितना होगा, इनिशियल का आधा, यानी कि आर नॉट बाई टू। जब भी आपको टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है, उसके लिए 2 चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है। पहला तो ये वैल्यूज को रखिए, आपकी टी की जगह टी हाफ रखना है और आर की जगह आर नॉट बाई टू रखना है। दूसरी चीज, आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन याद होना जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ एनक्लोज किया हुआ है इस रेक्टेंगल के अंदर। kt इज इक्वल टू 2.303 log r नॉट बाई r। अब आप क्या करेंगे, इस t को रिप्लेस कर देंगे टी हाफ से और इस r को रिप्लेस कर देंगे r नॉट बाई 2 से। बहुत इजी है। तो r नॉट से r नॉट गया कैंसिल, और ऊपर ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए यहाँ, तो कम से कम 0.3010 is the value for log 2। If you multiply 2.303 is the 0.3010, then we got 0.693 k upon k। तो ये टी हाफ का एक्सप्रेशन निकल के आता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आप यहाँ अगर एक्सप्रेशन देखते हैं तो यहाँ कहीं भी रिएक्टेंट का आर लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो डिपेंड नहीं करता
इस पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ डिस्कस किए वो क्या है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर बोल रहा हूँ, रेट तो किसकी, जीरो ऑर्डर की, और टी हाफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। कंप्लीटली नॉट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे, दे बिकम्स इंडिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट इज रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। दूसरी खास बात ये है कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये कल भी डिस्कस कर चुका था मैं, कि रेट इज इक्वल टू, अगर आप जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं, एट दैट टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो होता है, किसी की पावर जीरो वन होता है, तो ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है वो किसके बराबर होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने चार आपको बोले थे, चारों ये हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल अपन जो है कल करेंगे। और ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपको क्वेश्चंस को भी मैं सच नोट करने हैं, और टुमारो विल बी द न्यूमेरिकल सेक्शन दैट बेस्ड ऑन द these expression and these formulas, so you must learn these formulas and derivations. Okay, मैं फिर बोल दूं, ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क कैरी करता है एग्जामिनेशन में। क्लास 12 वाले ध्यान दें इस चीज को। एक्सरसाइज में क्या है, राइट यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका रेट कांस्टेंट कितना होगा, सेकंड इनवर्स। ये मैं आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट या सेकंड क्लास में लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ये चौथा लेक्चर है मेरा इस चैप्टर का। सेकंड क्वेश्चन इज टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, टी हाफ किसका, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो यहाँ क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन, राइट टी हाफ एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लिख लोगे आप, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो जो चार फॉर्मूलाज मैंने बताया इंपॉर्टेंट, वहीं से आपको ये एक्सप्रेशन लिख लेने हैं और लर्न भी कर लेने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन आपको अच्छे से इनको सोल्व करना है। सो दिस इज ऑल आर अबाउट टुडे लेक्चर। हैव अ नाइस डे। आशा करते हैं सब सही है, और पढ़ाई करें, घर पर रहें। थैंक यू।